नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। पुरानी कहावत है, एकता में ताकत होती है, और इस बात का जिक्र इन दिनों सबसे ज्यादा देश की सियासत में हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होगी, किन किन दलों का गठबंधन होगा और किस ब्लूप्रिंट के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब आज से 10 दिन बाद पटना से मिलने वाला है। पिछले कई दिनों से विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए कांग्रेस समेत 18 दलों को न्योता भेजा गया है, जिसमें से ज्यादातर दलों ने मीटिंग में शामिल होने की सहमति दे दी है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि वो पटना में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। यानी जो अखिलेश यादव अब तक कांग्रेस के साथ खड़े होने से बचते नजर आ रहे थे, वो 12 जून को पटना में होने वाली बैठक में कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े दिखाई देंगे। बड़ी बात तो यह भी है कि जो ममता बनर्जी कांग्रेस के नाम पर अब तक किनारा करती रही है, वो भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगी। यानी अलग अलग राज्यों के जो नेता कांग्रेस के छाते के नीचे खड़े होने पर सहमत नहीं थे, उन्हें नीतीश कुमार की अगुवाई से कोई ऐतराज नहीं है। यहां दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार हिंदी पट्टी वाला वो राज्य है जहां भाजपा आज तक अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। यहां भाजपा जब भी सरकार में रही, वो नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रही, और अब वही नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बना रहे हैं। माना जा रहा है कि 12 जून को जब पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होगी, तब यूपी को लेकर भी लंबा मंथन होगा, क्योंकि अगर भाजपा के रास्ते में बाधा पैदा करनी है तो सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की भी धारदार रणनीति बनानी होगी। और विपक्ष के नेताओं को यह कोशिश ऐसी स्थिति में करनी होगी जब मायावती पहले ही इस विपक्षी एकता से खुद को अलग कर चुकी हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 12 जून को बिहार की राजधानी से दिल्ली का रास्ता तय करने वाला ट्रेलर जारी होने वाला है। इस बैठक को लेकर विपक्षी दलों की उम्मीद कितनी ज्यादा है, इसे आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। बारह जून को एक साथ कई चीजों से पर्दा हटने वाला है। पर्दा इस बात से भी हटेगा कि बार बार महागठबंधन का गुबार उड़ाने वाले विपक्षी दल आखिर किस हद तक एक हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे या फिर नहीं। लेकिन यूपी की क्षेत्रीय पार्टियां इस बैठक को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मीटिंग में शामिल होने का ऐलान किया था, और आज अखिलेश यादव ने भी पटना पहुंचने पर सहमति दे दी। लोकसभा चुनाव की तैयारी, गठबंधन की तस्वीर होगी जारी। विपक्षी मोर्चे का बड़ा प्लान, बिहार से दिल्ली वाला तूफान। लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है और भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। हमारा लक्ष्य है भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार देना, और अगर सब ना हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दल मिलके एक करें। अखिलेश भी जाएंगे पटना, गठबंधन की बड़ी घटना। ने भी विपक्ष के एक होकर के ये सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, वो जाएं न जाएं, सोएं, हमें क्या मतलब। नीतीश की अगुवाई में समाजवादी हुए राजी। देश के अंदर बदलाव की बात चल रही है, और उस संबंध में देश के जितने भी हमारे नेतागण हैं पार्टियों के, वो सब इकट्ठा होने की बात चल रही है, इस सरकार को हटाने की बात चल रही है। पटना में प्लान बनाएंगे, गठबंधन नहीं बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो दल lहमारे साथ आज हैं, उन दलों के अलावा हम समाजवादी पार्टी को ही चुनाव लड़ाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई किसी दल से गठबंधन नहीं। 18 दलों का महाजुटान, 24 का सीक्रेट घमासान।
If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own. 24 विजय का बिहार रूट। विपक्षी एकता का मंच महोत्सव। पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई दे सकते थे। हालांकि हर बार अखिलेश यादव ने खुद को अलग कर दिया। पिछले कुछ दिनों तक अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आते थे। अखिलेश यादव का सीधा संदेश यह था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहते। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बचकर जवाब दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। हालांकि जब कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सवाल हुआ तो उन्होंने भी इसके लिए हाई कमान की तरफ इशारा किया। अब माना जा रहा है कि 12 जून को जब पटना के मंच पर अखिलेश यादव वहां पर नजर आएंगे तो भविष्य की तस्वीर साफ हो जाएगी। 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की रणनीति क्या होगी, इसका पहला ट्रेलर पटना से जारी होने वाला है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों का महामंच सजेगा, जिसमें 18 दलों के शामिल होने का दावा है। बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के बाद अब अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन के मंच पर जाने की सहमति दे दी है। देश के अंदर बदलाव की बात चल रही है और उस संबंध में देश के जितने भी हमारे नेतागण हैं पार्टियों के, वो सब इकट्ठा होने की बात चल रही है। इस सरकार को हटाने की बात चल रही है और ये बात सब एक सुर से कह रहे हैं कि सरकार को नहीं रहना चाहिए। तो आवाज़ खल्क़ु नक़ारे खुदा समझना चाहिए। ये ऊपर की आवाज़ है। बदलाव आएगा 2024 में, आप देखेंगे बदलाव आएगा। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, वो जाएं न जाएं सोएं, हमें क्या मतलब है। अखिलेश का पटना जाना इस वजह से भी अहम है क्योंकि विपक्षी दलों के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कौन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया था। चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन राहुल की सहमति का अभी इंतजार किया जा रहा है। 1:1 सीट की बात हो रही है और राहुल जी विदेश में होंगे, उनके निर्देश हमें मिलते रहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ डिस्कशन होता रहता है। अब जैसे 12 तारीख को जो नीतीश जी ने बुलाया है उस पर हम लोग की चर्चा कल ही हुई है और हम लोग शामिल हो रहे हैं। जाएंगे, किस स्तर का जाएगा, कौन जाएगा, ये हम तय करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण नेतागण उसमें अपना प्रतिनिधित्व करेंगे कांग्रेस। पटना में संयुक्त विपक्ष का मंच सजना और अखिलेश यादव का उसमें शामिल होना इस सवाल को मजबूत करता है कि क्या यूपी में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, क्योंकि अगर अखिलेश विपक्षी दलों के मंच के हिस्सेदार बनेंगे तो उन्हें यूपी को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन हम लोगों का तो ये है कि सभी विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटा। दो नावों में पैर रखकर किसी भी सफर को पार करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में 24 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को वक्त रहते कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अब अखिलेश पटना जरूर जा रहे हैं, लेकिन जब वो लौटकर यूपी आएंगे तो उन्हें सवालों का सीधा जवाब भी देना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो दल हमारे साथ आज हैं उन दलों के अलावा हम समाजवादी पार्टी को ही चुनाव लड़ाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई किसी दल से गठबंधन नहीं होगा और हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 सीट में बहुमत सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ। बीते कुछ वक्त से कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव का सियासी रवैया ठीक नहीं दिखा, क्योंकि कभी उन्होंने विधानसभा के अंदर कांग्रेस पे हमला बोला तो कभी राहुल गांधी के न्योते के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई। इसके अलावा हाल ही में जब कर्नाटक सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब भी निमंत्रण मिलने के बावजूद वो उसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन वाली बैठक की अगुवाई कर रहे हैं तो अखिलेश को इससे परहेज नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक पिछले 4-5 चुनावों में देखेंगे आप, ऐसे ही नीतीश कुमार जी के जनता दल यू के जो भी वोट बैंक है उसे देखेंगे आप, आरजेडी का वोट बैंक देखेंगे, तो मुझे लगता है 0 से थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा हो। तो इस गठबंधन की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई वो नहीं। पिछली बार से 2019 से
2022 से 2017 से लगातार समाजवादी पार्टी नए नए गठबंधन बना रही है। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से निकाय चुनाव के बाद रालोद के तेवर कांग्रेस को लेकर बदले हैं, उसका असर समाजवादी पार्टी के मनोबल पर भी पड़ा है, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी ने सीधा इशारा कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रखेगी। वहीं एक सवाल मायावती का भी है, जिन्होंने खुद को पहले से ही महागठबंधन से अलग रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिना मायावती के महागठबंधन का लक्ष्य यूपी की जमीन पर पूरा हो सकता है? यूपी की राजनीति में जब तक मायावती जी को गठबंधन में लोग नहीं लेंगे, अखिलेश जी हो जाएं, सोनिया जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, और उसमें राजभर जी शामिल हो जाएं, तो यूपी में कुछ हो सकता है। ठीक उल्टा हो जाएगा, जो पिछले 19 का चुनाव है, रिजल्ट है, उसका उल्टा होगा। अब 12 जून को पटना में कुछ भी हो, लेकिन उसका सीधा असर यूपी की जमीन पर पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग भले बिहार में हो रही हो, लेकिन इस मीटिंग में इस बात पर भी मंथन होगा कि सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी में भाजपा के खिलाफ कैसा चक्रव्यूह तैयार किया जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव को उस भाजपा से टकराना है जो मिशन 80 के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा का लक्ष्य है कि वो इस बार समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने देगी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ऐसी तैयारी में जुटे हैं जो भाजपा को वक्त आने पर झटका दे सके। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव लगातार पार्टी दफ्तर पर बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सोनभद्र और मिर्जापुर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ 24 की चुनावी की तैयारी की रणनीति बनाई। ये गौर करने वाली बात है कि सोनभद्र और मिर्जापुर वो जिले हैं जहां भाजपा की सहयोगी अपना दल एस का दबदबा है और अखिलेश यादव की नजर सबसे पहले इन्हीं सीटों पर है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन अखिलेश यादव की लगातार हो रही बैठकें इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ घंटों मंथन किया और अब बारी बारी से लोकसभा सीटवार अपने सिपाहियों को विजय संदेश दे रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोनभद्र और मिर्जापुर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इन दोनों जिलों में अपना दल एस का खासा प्रभाव है। दोनों जिलों की लोकसभा सीटों पर अपना दल एस का ही कब्जा है। ऐसे में अखिलेश की पहली कोशिश भाजपा के सहयोगियों पर दबाव बनाने की है। इन दोनों सीटों पर पिछड़े वर्ग के वोटरों की संख्या निर्णायक है। ऐसे में अखिलेश का संदेश है कि ऐसी सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। हर बूथ पर 10 यूथ रहेंगे, 10 यूथ एक बूथ पर रहेगा और सबकी तैयारी माननीय अखिलेश जी के निर्देशानुसार सारा कंप्लीट कर लिया गया बूथ का। आने वाले 24 के चुनाव में घमासान युद्ध होगा और भाजपा को शिकस्त मिलेगी। 24 में तैयारियां यहाँ इस हमारे प्रदेश कार्यालय में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी तैयारियां हो रही हैं और इस सरकार को जो जनता के द्वारा चुनी गई और जनहित में कोई काम नहीं कर रही है, अपने मन की बात करते हैं, दूसरे मन की बात को नहीं सुना जाता है। इसका बहुत बड़ा विरोध है। आज आप देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा पर बढ़त बनाने के लिए अखिलेश ने कई मोर्चों पर तैयारी के निर्देश दिए हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के भी निर्देश दिए थे। इसके अलावा बूथ को मजबूत करने की तैयारी और भी तेज हो गई है। अभी तो नगरीय निकाय का चुनाव समाप्त हुआ। चुनाव के तत्काल बाद हमने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक 29 तारीख की है और सबसे ये कहा है कि बूथ स्तर तक संगठन में कहीं भी फेरबदलाव करना हो, सुधार करना हो, उसे मजबूत करने के लिए आप काम करें बूथ स्तर पर। बूथ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने नया प्लान भी तैयार किया है, जिसके मुताबिक कम से कम 20 जिम्मेदार लोगों को बूथ कमेटी में जगह दी जाएगी। इसके अलावा हर वर्ग को बूथ कमेटी में जोड़ने का प्रयास होगा। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए समाजवादी पार्टी का 1 बूथ 20 यूथ पहले से है
और सभी बूथों में हम कम से कम 20 जिम्मेदार लोगों को बूथ कमेटी में स्थान देंगे। तो ये जो यूथ का कॉन्सेप्ट है, इस यूथ के साथ अनुभवी जो पुराने कार्यकर्ता उनका भी एक मिश्रण देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से वो तो सभी बूथों में अनुभवी युवा नौजवान सबका सम्मिश्रण, पुरुष महिला दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सामान्य सबको जोड़ करके हम बूथ कमेटी बनाते हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व संभालने के बाद से समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। लगातार चुनाव में मात खाने वाले अखिलेश इस लोकसभा चुनाव में हर हार का हिसाब कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि दिन रात सपा दफ्तर में उनकी बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी अपना संगठन को मजबूत करके और भी सभी जितने भी विपक्ष के एक होकर के ये सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और हम अपने सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनसे हमारी यही अपील है, इस सरकार को हटाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के लोगों को त्याग भी करना पड़ेगा। शिवपाल सिंह जी बड़े नेता हैं, संगठन के अच्छे जानकार हैं, लेकिन शिवपाल सिंह जी को वहाँ कोई पूछ नहीं रहा। उनकी रणनीति वहाँ काम नहीं कर रही, न उनसे कोई सलाह ली जाती, न उनकी रणनीति मानी जाती। वहाँ रणनीति चलती है प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। तो रामगोपाल यादव न तो जमीन का नेता है न जनता का नेता है। अगर सैपई से चुनाव ही लड़ा दिया जाएगा तो चुनाव हार जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी पूरी ताकत लगाई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव की तैयारी अखिलेश यादव ने इतनी जल्दी नहीं शुरू की थी जितनी जल्दी वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मकसद साफ है, इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा को पटखनी देनी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो भाजपा ने यूपी में 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है, लेकिन पार्टी के आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट भाजपा को ही चुभने वाली है। दरअसल भाजपा के आंतरिक सर्वे में ऐसी कई सीटें रेड जोन में बताई गई हैं जिन पर 2019 में पार्टी को जीत मिली थी। बड़ी बात यह है कि रेड जोन के कॉलम में दर्ज लोकसभा सीट की संख्या 15 से ज्यादा है। ऐसे में क्लीन स्वीप का लक्ष्य तय करने वाली भाजपा के सामने चुनौती है। वहीं आंतरिक सर्वे के बहाने विपक्ष घेरने में बीजेपी को जुटा है। यूपी में मिशन क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ भाजपा का अभियान जारी है। मंथन से लेकर चिंतन तक और हर एक मंच से भाजपा की दावेदारी यूपी की हर एक सीट पर है। लेकिन इन दावों के उलट पार्टी के आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट भगवा ब्रिगेड की टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल आंतरिक सर्वे में यूपी की 15 सीटों का जिक्र रेड जोन के रूप में किया गया है, यानी कि इन सीटों पर भाजपा की स्थिति उसकी तैयारी की तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर है। भाजपा की चुनौती ये है कि इसमें उन सीटों का भी जिक्र है जिन पर 2019 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पहले देखिए वो कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं जहां भाजपा के सांसद हैं, लेकिन आंतरिक सर्वे में उनका जिक्र रेड जोन के कॉलम में है। इनमें फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा के नाम हैं। इसके अलावा रामपुर और आजमगढ़ का नाम भी रेड जोन में है। रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ भाजपा की स्थिति ठीक नहीं। इसके अलावा रायबरेली, अमरोहा, घोसी, मैनपुरी, सहारनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, नगीना और बिजनौर भाजपा के आंतरिक सर्वे में इन सीटों को भी रेड जोन में दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद भाजपा ने रेड जोन में आने वाली सीटों के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रेड जोन में आने वाली सीटों पर भाजपा को बढ़त दिलाने की कमान संभाल ली है। रेड जोन में वो सीटें हैं जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। इसमें आजमगढ़ और रामपुर की भी सीट को शामिल किया गया है। हालांकि ये दोनों सीटें बीजेपी उपचुनाव में जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ही सीटों को बीजेपी ने रेड जोन में रखा है। इसके अलावा 3 ऐसी सीटें जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती, लेकिन वहाँ पर पार्टी को लगता है कि मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें भी रेड जोन में रखा गया है। भाजपा के आंतरिक सर्वे में यूपी की सभी 80 सीटों को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। रेड जोन में सबसे कमजोर सीटों को रखा गया है, जबकि येलो जोन में उन सीटों को रखा गया है जहां 2019 में तो भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार राह कठिन नजर आ रही है। येलो जोन में फतेहपुर सीकरी, अकबरपुर, अमेठी, अलीगढ़, कैराना, फूलपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बागपत, भदोही, हाथरस, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जैसी लोकसभा सीटों के नाम शामिल हैं। अब भाजपा के सामने समस्या ये है कि ऐसी सीटों की संख्या 30 से ज्यादा है जो रेड और येलो जोन में है, यानी जहां भाजपा की स्थिति या तो कमजोर है या फिर विरोधी पार्टी भाजपा के मुकाबले में है।
हालांकि भाजपा को यकीन है कि यूपी की हर सीट पर 2024 में कमल ही खिलेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन बढ़ रहा है और 2024 में उत्तर प्रदेश में तो हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि हम 80 की 80 लोकसभा जीतें, लेकिन देश की लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे। भाजपा के आंतरिक सर्वे में उन सीटों का भी जिक्र किया गया है जहां भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है, या फिर उन सीटों के जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में रहे हैं। इन सीटों में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, अयोध्या, कैसरगंज, गोंडा, बरेली, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, देवरिया, मिर्जापुर, मथुरा, बांसगांव और संत कबीर नगर लोकसभा सीटें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है, इसी कारण केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकारें पूर्ण बहुमत से हैं और फिर से पूर्ण बहुमत में लाने के लिए ये सर्वे होता रहता है और हमारे सांसदों को भी लगातार निर्देश दिए जाते हैं क्षेत्र में रहें, क्षेत्र में काम करें। जातीय समीकरण हमारे खिलाफ रहता है, लेकिन फिर भी हम चुनाव जीतते हैं वहाँ पे और चुनाव जीतेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम 80 सीट में से हम लगभग सभी सीटें जीतने के कगार पे रहेंगे। साफ है कि भाजपा भले ही क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति पूरी तरह अलग है। इसे लेकर अब विपक्ष भाजपा को घेरने में जुटा है। देखिए, ऐसे सरकार ने 9 साल में कोई काम किया ही नहीं, झूठ बोले हैं, केवल जनता को मुसीबतें दी हैं। जो भी कानून बनता है और भी जनता लुट जाती है, और भी लुट जाती है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है, न्याय कहीं मिल नहीं रहा है। देख लिया किसानों को, देख लिया किसानों को कहा था आए हम दोगुनी कर देंगे। सपा के दावों से इतर एक तथ्य ये भी है कि भाजपा हमेशा से हर एक सीट के समीकरण के लिहाज से रणनीति बनाती है। जैसे समीकरण होते हैं उसी लिहाज से तैयारी करती है। ऐसे में आंतरिक सर्वे को भी भाजपा की ही रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद भाजपा नई दिशा में बढ़ती दिख रही है। भाजपा जानती है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी की जो तस्वीरें निकाय चुनाव में नजर आई थी, अगर वो नाराजगी लोकसभा चुनाव में भी बनी रही तो इसका सीधा असर नतीजों पर होगा। ऐसे में भाजपा टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत पार्टी नेता और कार्यकर्ता एक साथ लंच करते नजर आएंगे ताकि उनकी नाराजगी दूर की जा सके। 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा किसी भी स्तर पर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में भाजपा ने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसकी शुरुआत शनिवार को आगरा से होने जा रही है। शनिवार को आगरा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आगाज करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा 300 कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करेंगे, उनकी नाराजगी दूर करेंगे। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2024 में जीत का मंत्र देंगे। सुझाव आते हैं और ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी बातें हम एमपी एमएलए मंत्रियों के दिमाग में आती हैं। कई बार लेमैन इतना अच्छा सुझाव और सलाह देता है जो हमारे बहुत काम आती है। तो गुजरात में ये 20 साल से टिफिन बैठ के हुआ करती थी। इससे सद्भाव भी बढ़ता है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, छुआछूत कम होता है और मुझे लगता है कि कुछ रेसिपी का भी आदान प्रदान होता होगा कि आखिर तुम्हारे घर की कढ़ी इतनी स्वादिष्ट क्यों है। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग स्तर पर नजर आ रही कमियों को दूर कर लेना चाहती है। उन कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है जो पार्टी से जुड़े तो हैं, लेकिन लंबे वक्त से पार्टी की गतिविधियों से दूर हैं या फिर पार्टी से नाराज हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं में भाजपा नए सिरे से जोश भरना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने पूरे देश में टिफिन पर चर्चा के 4000 कार्यक्रम तय किए हैं। पार्टी के सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी तय की गई है। सांसद और विधायक 200 से 250 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी के 250 वरिष्ठ नेता भी टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। टिफिन पर चर्चा के दौरान भाजपा सरकार के कामकाज और योजनाओं पर भी बात होगी। दूसरे लफ्जों में कहें तो भाजपा की कोशिश कार्यकर्ताओं को नए सिरे से चुनाव के लिए तैयार करने की है। इधर भाजपा के महासंपर्क अभियान में दिखाई जा रही आपातकाल वाली डॉक्यूमेंट्री पर सियासत तेज हो चली है। डॉक्यूमेंट्री पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस ने
देश के साहित्यकार थे, पत्रकार थे, देश के नेता थे, उन सबको जेलों में ठूस दिया। लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकारों को विखंडित करने का काम किया। ये कांग्रेसी कभी भी जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसलिए जनता के सामने इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी आज जो है सब उजागर कर रही है और जनता उनको जो है एकदम नेस्तनाबूद कर दे रही है। तो इसलिए उनकी घबराहट है। मैं समझता हूं कि जहां न दलित सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, उस देश में जिस रूप में यह सरकार लोगों के ऊपर अनाचार, अत्याचार और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनके अधिकारों का दमन कर रही है, तो यह आपातकाल नहीं तो क्या है। जाहिर है भाजपा हर एक स्तर पर मोर्चाबंदी करने में जुट गई है। महासंपर्क अभियान के साथ ही भाजपा ने महिला मतदाताओं पर भी नजर जमा दी है। महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए भाजपा 3 जून से लखपति दीदी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आवास योजना की महिला लाभार्थियों से संपर्क करेंगी। कुल मिलाकर कहें तो भाजपा ऐसी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती जिससे विपक्ष को सत्ता की रेस में भाजपा से आगे जाने का मौका मिले। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 से पहले दलित और मुस्लिम का मुद्दा एक बार फिर बड़ा हो गया है। अमेरिका में दलित और मुस्लिम समाज के हालात पर राहुल गांधी की टिप्पणी ने कई बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। इस बार तो राहुल गांधी के बयान का जिक्र कर मायावती ने ही नया मोर्चा खोल दिया। दरअसल मायावती ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। हालांकि उनके निशाने पर अभी भी कांग्रेस है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान कांग्रेस को चुभने वाला है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it. विदेशी जमीन पर राहुल गांधी की यही दलित और मुस्लिम वाणी अब देश के भीतर सियासी माहौल को गरमा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी के बयान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। खास बात यह है कि मायावती के निशाने पर भाजपा के साथ कांग्रेस भी है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिका दौरे पर भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। मायावती के इस ट्वीट से काफी हद तक साफ है कि उनकी कोशिश दलित और मुस्लिम समाज को ये संदेश देने की है कि बसपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी को दलित और मुस्लिम समाज की चिंता नहीं है। बसपा का दूसरा ट्वीट का इशारा इसी ओर है। मायावती ने लिखा, देश में यूपी समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। साफ है कि राहुल गांधी के बयान ने दलित और मुस्लिम का मुद्दा सियासत के केंद्र में ला दिया है, जिस पर लखनऊ के बसपा मुख्यालय से लेकर नागपुर में संघ के कार्यालय तक हलचल साफ देखी जा रही है। नागपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वैसे तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान कांग्रेस को चुभने वाला है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। इधर भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को देश के अपमान से जोड़ दिया है। राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है, यह परिवार तंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। राहुल जी तो दिशा भ्रमित हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं।
वो विदेश में जाके क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से शायद उनको भी समझ नहीं है कि वो क्या भाषण दे रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी वो भारत देश के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी उन्हें बहुत सीखने की आवश्यकता है। मतलब राहुल गांधी भले ही अमेरिका में हैं, पर उनके बयानों पर देश की राजनीति में शोले भड़क रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात खाप की कुरुक्षेत्र हुंकार की। मुजफ्फरनगर के बाद आज कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हरियाणा और यूपी के अलग अलग खापों के चौधरी मौजूद रहे। बैठक के बाद खाप पंचायत ने भाजपा सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए 9 जून तक का समय दिया है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की बात कही। यानी अब लड़ाई में आगे क्या होगा, इसके लिए 9 जून का इंतजार करना होगा। सारा देश आज तैयार है इन बच्चों के मुद्दे पे। उसकी गिरफ्तारी पहले है, सरकार बातचीत से रास्ता निकाल ले या नहीं बातचीत करके उनकी गिरफ्तारी कर ले। पहलवानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने उतरी खाप पंचायतों ने भविष्य का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में यूपी, हरियाणा और राजस्थान के खाप चौधरियों का जमावड़ा लगा। घंटों मंथन हुआ और आखिर में तय हुआ कि सरकार को 9 जून तक का समय दिया जाए। खाप चौधरी ब्रजभूषण सिंह के गिरफ्तारी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। 9 जून तक अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो अगला कदम उठाया जाएगा। पहलवानों पर जो केस दर्ज हुआ है उसे वापस लेने की मांग की गई है। समझौता न होने की स्थिति में पहलवानों को धरना स्थल पर ले जाकर छोड़ा जाएगा। 9 जून से ही खाप चौधरियों और किसान संगठनों की देश भर में पंचायत शुरू हो जाएगी। 11 जून को शामली में पंचायत का ऐलान अभी से ही हो गया है, जबकि 15 से 18 जून तक हरिद्वार में पंचायत चलेगी। 9 तारीख तक का टाइम है, वो बातचीत से ऐसे मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेके जाएंगे। ठीक है जी, ये फैसला हो यार, हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। राष्ट्रपति से भी मिलेंगे आप? होम मिनिस्टर से या उससे इन चीजों पे होगा कि उस सरकार से मिलेंगे। खाप चौधरियों ने साफ कहा है कि अगर इस बीच किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रणनीति ये भी बनी है कि भाजपा का कोई भी नेता अगर गांव में नजर आए तो उससे पहलवानों को लेकर सवाल किया जाएगा। यानी पहलवानों के मुद्दे पर गांव-गांव भाजपा के खिलाफ हल्ला बोलने का भी प्लान पूरी तरह तैयार है। ये 9 तारीख तक का समय है, सरकार को 9 तारीख तक बातचीत से समाधान करे या गिरफ्तारी से समाधान करे, इसका समाधान करे। नहीं तो 9 तारीख से देश भर में आंदोलन होंगे। हम बड़ी बड़ी पंचायतें पूरे देश में, पूरे हरियाणा, यूपी में इसमें पंचायतें करेंगे। आपने कहा कि हम खिलाड़ियों को जंतर मंतर छोड़ के आएंगे। जंतर मंतर में भारी बैरिकेटिंग है, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में आप छोड़ के आएंगे? और लेकर जाएंगे भाई, नहीं है तो इनको करो, कहाँ करना उन पर वारंट उनके हो रहे, वे हो रहे तो छोड़ के आएंगे, जेल जाएंगे, हम जाएंगे, वे भी जाएंगे। यानी खाप चौधरी और किसान संगठन जिस तरह 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अड़ गए थे, उसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर भी अड़ गए हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र की बैठक में फैसले के ऐलान से पहले जमकर हंगामा भी हुआ। खाप के ही कुछ लोग आपस में भिड़ गए। कई लोग ऐसे माहौल से नाराज होकर वापस भी चले गए। इस पर टिकैत ने कहा कुछ लोग रोड़ा डालने आए थे जिन्हें सरकार ने ही भेजा था। एक तरफ किसानों का हल्ला बोल है तो दूसरी तरफ सियासत का आक्रोश। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। जो बेटियों पर जो मेडल बेटियां लाई हैं, उनके साथ जो घटना हो रही है, शर्मनाक घटना है। वो तो देखिए इतनी शर्मनाक घटनाएं हैं, देखा नहीं जाता है। और कहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही हो और उन पर देखिए क्या हो रहा है। फोटो देखा है, कभी देखा है क्या हो रहा है? जो राष्ट्रीय झंडे पर लपेटे हुए हैं, मेडल लाई हैं, तो वो तो देखने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक घटना है। मैं नहीं समझता कि सरकार की नीयत अगर साफ होती तो इतने लंबे संघर्ष के बाद सरकार कोई रास्ता निकालती। गुण दोष के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उससे पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के चलते ये कहीं दिखाई नहीं देता कि पहलवानों का जो पक्ष है वो नाजायज है। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में
का जन समर्थन उनको मिल रहा है। मामला बहुत गंभीर है और सरकार को इस संबंध में जो कदम उठाने चाहिए थे, सरकार कदम नहीं उठा रही है। यानी सियासत हो या फिर खाप चौधरियों का प्लान, हर तरह से सरकार को घेरने की कोशिश नजर आती है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या फैसला लेती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खाप पंचायत की घेरेबंदी के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच आज ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से बड़ा फैसला हुआ। उन्होंने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी रैली स्थगित कर दी। इस रैली को स्थगित करने के पीछे उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और ये विवाद अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या कूच की तैयारी में जुटे थे। अयोध्या में वो साधु संतों के समर्थन वाली जन चेतना रैली करना चाहते थे। दावा था कि इस रैली में 11 लाख लोगों की भीड़ जमा होगी, लेकिन 5 जून की तारीख आती उससे पहले ही ब्रजभूषण सिंह ने इस रैली को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने चिट्ठी जारी की जिसमें लिखा, जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देश का सम्मान करते हुए जन चेतना रैली अयोध्या चलो कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि कार्यक्रम स्थगित करने के बाद भी ब्रजभूषण सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां साधु संतों से मुलाकात की और उनका धन्यवाद किया। चिट्ठी में तो उन्होंने पुलिस की जांच की वजह से रैली स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन जब मीडिया के सामने आए तो रैली स्थगित करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। पूरी अयोध्या को और आप लोगों को भी, पूरी मीडिया को, पूरी अयोध्या को, जन जन को और देश के भी, मतलब कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है। सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है, और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको भी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं और अब तो उन पर दर्ज हुए दोनों एफआईआर की कॉपी और पूरी जानकारी भी सामने आ गई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें छेड़छाड़ से जुड़े कम से कम 10 मामलों की शिकायत की गई है। ब्रजभूषण सिंह पर गलत नियत से हाथ लगाने का भी आरोप है। ये शिकायत दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। गंभीर बात यह है कि दूसरी एफआईआर एक नाबालिग खिलाड़ी के पिता की शिकायत पर है। इसी मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है। केस लिखवाने में जिन घटनाओं का हवाला दिया गया है वो 2012 से लेकर 2022 तक देश और विदेश के अलग-अलग हिस्सों में कथित तौर पर हुई हैं। हालांकि बार बार ब्रजभूषण यही कहते आए हैं कि अगर ये आरोप सच साबित हो गए तो वो फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हैं। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उन्हें विपक्ष बेहद गंभीर बता रहा है और जल्द कार्रवाई न होने पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही। 2 एफआईआर में यौन शोषण के 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज। बेटियों के इन हालात की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। इधर खाप चौधरी और किसान संगठनों को भी ये बात लगातार चुभ रही थी कि इतने गंभीर मुकदमे दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अब जब ब्रजभूषण सिंह ने रैली स्थगित की है तो पहलवानों के पक्षकारों को थोड़ी तसल्ली मिली है। आज आपकी ताकत ऐसी है कि 5 तारीख की मीटिंग उस व्यक्ति को कैमरे पे आकर ये बोलना पड़ा कि मीटिंग नहीं करूंगा, डर गए हैं वो, लेकिन इस ताकत को आपको एकजुट करके बनाना है। अब पहलवान और ब्रजभूषण वाले विवाद से 5 जून का एपिसोड तो हट गया है, लेकिन इंतजार 9 जून का है जब इस लड़ाई की नई तस्वीर सामने आएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अपराध के दम पर लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला बाहुबली, महंगे महंगे होटल में खाने वाला माफिया और अपने रसूख की बुनियाद पर कानून का माहौल बनाने वाला मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे तड़प रहा है, क्योंकि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अब खाने पीने की मामूली चीजों के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। पहले भी कई बार गुहार लगा चुके मुख्तार अंसारी ने इस बार कोर्ट से कुरकुरे और बिस्किट की डिमांड की है। गुनाहों की बुनियाद पर अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाला मुख्तार जेल में तड़प रहा है। चंद रुपयों में आने वाले कुरकुरे और बिस्किट के लिए तरस रहा है। जो मुख्तार अंसारी कानून व्यवस्था का मजाक बनाता था, वो अदालत से गुहार लगा रहा है। जज से कह रहा है, माय लॉर्ड, जेल में खाने पीने का सामान भिजवा दीजिए, उसके दिन मुश्किल से कट रहे हैं। दरअसल बाराबंकी के स्पेशल सेशन कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई चल रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जज से अच्छे खाने की गुहार लगाई। मुख्तार ने कोर्ट से कुरकुरे और बिस्किट की व्यवस्था करने की मांग की। मुख्तार अंसारी साहब के केस में जो है बहस हुई आरोप मुक्त करने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से आया ये सन 2013 की घटना को सन 2021 दिखाकर राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए ये वाद दर्ज किया गया और 5 जून को उस पर आदेश के लिए नियत किया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मुख्तार अंसारी ने ऐसी मांग रखी है। इससे पहले भी वो जेल में केले और लखनऊ के स्वादिष्ट आम भिजवाने की गुहार लगा चुका है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के एक के बाद एक गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी शूटर अंगद राय के घर को कोर्ट कर लिया गया। अंगद राय पर 22 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दूसरी तरफ बांदा जेल में माफिया डॉन को नियमों का पालन करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की कुरकुरे बिस्किट की मांग के पीछे की बेचैनी साफ समझी जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।